स्वागत प्राप्त करने क्लास में आ चुके हैं। जिससे मुझे पता चल पाएगी वही बच्चा है जो जैसे क्लास बन जाती है क्लास के अंदर आप सभी आ चुके हैं। पूछता है मैं जीता सकता हूं। ठीक है तो चलिए इसको स्टार्ट करें। आधुनिक इतिहास के अंदर आज हमारी यूनिट है 3 ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो ध्यान पूर्वक समझिए। देखो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये सब चीजें हम बात करते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं ब्रिटिश विस्तार है वही क्यों है? फ्रेंच इसमें विस्तार नहीं कर पाए या कोई और भी कंपनी डचेस आई फ्रेंच आई वो सब विस्तार नहीं कर पाए। ठीक है इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक प्रकार के रास्तों को अपनाया, एक प्रकार के कदम उठाए वो चीज जरूरी थी। अब यहाँ पे बैटल्स संधियां पॉलिसीज इनके बारे में काफी कुछ किया गया था और आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ के बाद जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स की बात थी वो हम करने वाले थे। ठीक है अब डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स के बारे में बात करने वाले थे इसके बारे में समझिए। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स से संबंधित कोई परेशानी यहाँ किसी बच्चे को है तो बता दें। मैं जैसे एक बार शशिकांत नाम का लड़का क्लास में आज के बच्चे के बारे में बात करूं। प्रकाश श्रीवास्तव, शशिकांत, मधु यादव, मनीषा, सचिन, निधि, प्रखर देवी, अक्षता, अक्षांश, आकाशा काफी सारे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बच्चा करेक्ट समय कम किया कम बैक और किसी ने किया है तो वो सिर्फ फिनिशिंग है उसके अलावा कोई कमेंट नहीं कर पाया। आपने भी अच्छी बात है। ठीक है देखो है एक अलग है बहुत सारे जो भी है तो आप सभी का बहुत स्वागत है तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई वैशाली ठीक है बाकी सब आ चुके हैं निधि बहुत बढ़िया। चलो ये स्टार्ट करें जैसे मैंने ब्रिटिश में शामिल किया प्राप्ति नीति का सिद्धांत के बारे में चर्चा यहाँ पर चल रही थी। ठीक है और इसके बारे में समझना पढ़ना शुरू कीजिए इसके बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए। ठीक है अब ये मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश के बारे में आपको जानकारी देता हूं और यहाँ से समझिएगा कि क्या कुछ कैसे कैसे होना है। ठीक है और राम राम भाइयों ठीक है राम राम भाई। अच्छा डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स होती है इसके थ्रू हर एक राज्यों की सूची को तैयार करते हैं। इसके द्वारा जितने राज्य हैं उसकी सूची तैयार करते हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित राज्य निम्नलिखित राज्य पढ़ते गए ठीक है बिकॉज ऑफ दिस या फिर बाय दिस प्रिंसिपल many of the states were merged in British Empire बहुत सारे स्टेट जो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हो गए। नाम देखिए सबसे पहले जो शामिल हुआ सतारा सतारा एक ऐसा क्षेत्र था जो महाराष्ट्र में शामिल हुआ था उसका नाम आपको देखना पड़ता सतारा 1848 में शामिल हुआ 1848 में सतारा शामिल हुआ सबसे पहले सतारा इज इन महाराष्ट्र 1848 में शामिल हुआ सबसे इंपोर्टेंट में सतारा देखने को मिलता है। इसके बाद जयपुर इसके बाद आपको जयपुर देखने को मिलता है संबलपुर देखने को मिलता है जयपुर है संबलपुर है उदयपुर है झांसी है ये सब इसमें शामिल किया झांसी याद होगा ना झांसी की रानी जी तो झांसी है। इसके अलावा नागपुर है अवध है करौली है नागपुर अवध है करौली है अवध प्लस करौली अभी आपको हफ्ते का बात होगी क्योंकि इसमें जयपुर संबलपुर 1849 उदयपुर 1851 झांसी 1853 ये थोड़ा याद है झांसी का 1853 बहुत जरूरी है झांसी का 1853 बहुत जरूरी है उदयपुर बाद में उदयपुर 52 झांसी 53 बहुत जरूरी आपको देखने को मिलता है। बाकी नागपुर 54 और अवध करौली 56 नागपुर 54 अवध करौली 58 इसमें सबसे इंपोर्टेंट में जो देखने को मिलता है तीन आपको बहुत इंपोर्टेंट देखने को मिलता है सतारा सबसे इंपोर्टेंट झांसी सबसे इंपोर्टेंट अवध सबसे इंपोर्टेंट रीजन क्या है अवध एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कुशासन के आरोप पर हटा गया अवध जो है कुशासन के आरोप लगे बैड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है आरोप क्या थे कुशासन के आरोप कुशासन का यानी बैड एडमिनिस्ट्रेशन इन आरोपों से हटा गया ठीक है अवध को चेरी का किसने कहा अवध को कहा डलहौजी अवध को कहा चेरी के समय है पहले से नोट करते हैं ठीक है चलिए हाँ शामिल जो क्लास नहीं आ शामिल समय करौली से बहुत नहीं तो आपको आपके एरिया में ब्रिटिश से कर दिया था तो मैं जहाँ से मेरा एरिया में ब्रिटिश से कब्जे नहीं आया ठीक है मजा बात है बस इसी में समझ यार ये सब आप देखिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें समझिएगा ये था ब्रिटिश एक्सपेंशन इस ब्रिटिश एक्सपेंशन के कारण जो प्रभाव पड़ा वो किस तरीके से पड़ा प्रभाव पड़ा वो कैसे पड़ा समझिए ये ब्रिटिश विस्तार का भारत पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा ब्रिटिश विस्तार का भारत पर कई अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ा हम उसकी बात करेंगे ठीक है चलो ठीक है आप समझिए ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव भारतीय समाज पर प्रभाव प्रभाव ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ठीक है चलिए इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडियन सोसाइटीज क्या प्रभाव पड़ा ये जो प्रभाव है वो तीन अलग अलग प्रकार से पड़ा है कैसे कैसे ये जो प्रभाव पड़ेगा वो तीन अलग अलग प्रकार से पड़ेगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रभाव अलग हैं और अलग अलग प्रकार से सामाजिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव या राजनीतिक प्रभाव ठीक है याद रखिएगा इसमें सोशल इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट या पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये तीन अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ेंगे। अब इन प्रभावों के बारे में समझना होगा सबसे पहले सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं समाज में बदलाव हुआ इकोनॉमिक प्रभाव की बात करूंगा राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे ठीक है अब राजनीतिक प्रभाव तो अभी सिंपल होता है राजनीतिक प्रभाव को काफी सिंपल तरीके से समझना है एक प्रभाव पड़ेगा शैक्षणिक प्रभाव भी पड़ा समाज के अंदर ही दो तीन प्रकार के प्रभाव है शैक्षणिक को अलग यहाँ शैक्षणिक प्रभाव इनकी वजह से जो एजुकेशनल चेंज का इम्पैक्ट है एजुकेशनल शैक्षणिक प्रभाव एजुकेशनल इम्पैक्ट लेट मी अंडरस्टैंड दिस एजुकेशनल इम्पैक्ट ठीक है सर अब एजुकेशनल इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करें सामाजिक प्रभाव की सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है बताइए ये पहले मैं कहता हूं नोट ले लो सामने नोट और बताओ क्या हाल कर रहे हैं कमेंट कमेंट बराबर है भाई सामाजिक प्रभाव देखिए सामाजिक प्रभाव ठीक है सोशल इम्पैक्ट अब सोशल इम्पैक्ट क्या है जो भारतीय लोग थे वो इनके प्रति जो मानसिकता रखते हैं वो अलग है तो इस सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत के अंदर कई सारी भारत में चल रही पुरानी प्रथाओं को रोका भारत में चल रही पुरानी प्रथाओं को रोका समाज में कई प्रकार से प्रभाव सामाजिक प्रभाव में समझिए भारत में ब्रिटिश आगमन से समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ कई प्रकार से प्रभावित हुआ समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ तो भारत का समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ इसमें जो समाज हमारा इसमें धार्मिक रीति रिवाज हुए पुरानी प्रथाओं के खंडन पुरानी प्रथाओं का अधिक प्रभाव पड़ा ठीक है समझिए तो भारत में ब्रिटिश आगमन से कई प्रकार से प्रभावित हुआ है भारत में ब्रिटिश आगमन से समाज कई प्रकार से प्रभावित हुआ है इसको कैसे देखेंगे ब्रिटिश इम्पैक्ट इंडिया ब्रिटिश इम्पैक्ट ओवर इंडिया इज ऑफ many types British impact over India is of many types ठीक है majorly religious and traditional religious रीति रिवाज को रोका देना या हमारी धर्म से छेड़छाड़ करना ये सब major impact जैसे सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला 1813 क्या हुआ चार्टर नियम है चार्टर नियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ ईसाई मिशनरियों का आगमन मतलब मेजरली ईसाई मिशनरी थे क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो भारत में आने शुरू हुए क्रिश्चियन प्रीस्ट
आई लव क्रिश्चियन प्रीस्ट, इससे भारतीय लोग कुछ नहीं है। आई लव क्रिश्चियन प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट भारतीय लोग इससे कुछ नहीं, वो नहीं चाहते कि वो भारत में आए और धर्म प्रचार करें, क्योंकि भारत में धर्म सबसे बड़ी जो है वो नहीं है, ये बात नहीं जानते। अगर प्रधान नंबर 1829 सती प्रथा पर रोक लगाई जाती, 1829 1829 सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है, यानी सती सिस्टम अबॉलिश्ड, सती सिस्टम अबॉलिश्ड, जो सती सिस्टम है उसको रोक दिया गया, भाई सती सिस्टम नहीं चलेगा। ये किसके द्वारा रोका गया था? विलियम बेंटिक द्वारा। विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल था, बंगाल के अंदर भारत का हो गया था, नहीं बंगाल का, ये बंगाल के गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल था। बाद में चल के बाद में चल के बाद में चल के ये भारत का गवर्नर जनरल बना, बाद में कब 1823, ठीक है। लेकिन इसकी हेल्प किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने, हेल्प राजा राममोहन रॉय, हेल्प किसने की? राजा राममोहन रॉय, और राजा राममोहन रॉय, राममोहन रॉय काफी इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए दास प्रथा पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक, दास प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेव सिस्टम, ये भी समाज में चलता था, तो इस पे भी दिक्कत आई। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, ऑफ स्लेवरी, इससे भी कुछ बातें कुछ नहीं थे। और एक बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है लोगों के पास है कि भाई देखो पहले सती प्रथा चलती थी, यानी जो महिलाएं होती थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हीं की चिता के साथ जल जाती थी, वो सती होता था। तो भाई विधवा बचती नहीं थी, या खुद सोचो अगर सती होती तो विधवा कैसे बचे? लेकिन सती प्रथा रोक लगी, विधवा समाज में रहने लगी, इसी बात में विधवा है वो। अब जो उसके घर वाले होते थे वो भी उसको बुलाते थे, क्योंकि ये ब्रिटिशों की वजह से हो रहा है, और ऐसा मरना चाहिए, तो जीवित बहुत गलत है, ठीक है, ये बहुत चीज गलत है, ऐसे चलाना कहां से गलत है। बहरहाल फिर भी अब समाज में जैसे अब विधवाएं बढ़ रही हैं, तो इसके लिए क्या किया गया 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर आया गया कि जो विडो है वो दोबारा से शादी कर सकती है, विडो मैरिज एक्ट, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह नहीं है, तो विधवा पुनर्विवाह लेकर आया गया, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर आया गया जो 1856 में लाया गया, दैट वाज 1856, 1856 में विधवा पुनर्विवाह लेकर आया गया, किसके समय में आया था? कैनी के समय में आया था, कैनी के समय में विधवा पुनर्विवाह नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। अब दास प्रथा रोक किसने लगाई थी? 1843 में एलन ब्रॉड ने लगाई, एलन ब्रॉड, दास प्रथा रोक 1843 बाय एलन ब्रॉड, ठीक है। ये कौन था? ये भी भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, एलन ब्रॉड, एलन ब्रॉड। विडो मैरिज एक्ट जो था ये कैनी के समय में आया था, तो कैसे समझ में कमेंट नहीं आया, एक मिनट समझिए, क्या आप कमेंट देख रहे हैं, मैं तो भाई देख रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी कमेंट नहीं आ रही है, आई एम एबल टू गेट योर कमेंट राइट नाउ, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वी आर मैनेजिंग। अभी भी आपकी कमेंट नहीं आ रही है, ठीक है, तो डिफेक्ट आप ऐसे ही समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मान के चलो आपकी कमेंट आ रही है, बट एक्चुअली मेरे पास नहीं पहुंची है, तो आप प्यार से समझिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल सी कमेंट्स, बट लेट मी प्रोटेक्ट, ठीक है, लेट मी प्रोटेक्ट, ओके, चलो। तो इसके अलावा अगर कोई और चीज है जिससे प्रभाव पड़ा, तो ये तो नहीं करनी चाहिए। देखिए आप बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर बलि प्रथा पर रोक लगा दी, सैक्रिफाइस हुआ करती थी पहले ना, हिंदू देवता को, या अन्य धर्मों में भी बलि चढ़ाई जाती थी, तो बलि प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है, तो बलि प्रथा पर रोक लगा दी, ये भी कर सकते हैं, बलि प्रथा पर रोक लगा दी, बलि प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सैक्रिफाइस, 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 सैक्रिफाइस पर प्रोहिबिशन लगा दिया, पूरी तरीके से रोक लगा दी। ये कब हुआ था बच्चे? सही है, 1844 से लेकर 48 के बीच में हुआ था, हार्डिंग ने कराया था, हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग फर्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट ने कराया था, हार्डिंग फर्स्ट ने कराया, ठीक है। तो मैं आप इसी मान के चलो कि आपने इसे नोट कर लिया, हार्डिंग फर्स्ट लिखेंगे, बलि प्रथा पर रोक लगाई। अब देखो बात करें कुछ ऐसे लोग थे जिसके पक्ष में थे, कुछ ऐसे लोग थे जिसके पक्ष में नहीं थे, तो जो इसके पक्ष में नहीं थे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, उन्होंने कहा कि इसने कंपनी गलत करी है, ठीक है, उसकी वजह से उनके दुश्मन बनते लगे, इसने कंपनी अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए। इसके बाद हम सैक्रिक प्रथा की बात करेंगे कि एजुकेशनली क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, एजुकेशनली क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखो, याद रखिएगा। सैक्रिक प्रभाव, सैक्रिक प्रभाव, सैक्रिक प्रभाव, एजुकेशनल इंपैक्ट, एजुकेशनल इंपैक्ट, इंपैक्ट, एजुकेशनल इंपैक्ट में देख लेते हैं, एजुकेशल इंपैक्ट कैसे पड़ा। तो भाई सैक्रिक प्रभाव ऐसे पड़ता है कि भारत में सबसे पहले तो आप देखना 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट द्वारा द्वारा ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में 1 लाख पाउंड का निवेश किया, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में प्रति वर्ष 1 लाख पाउंड का निवेश किया, प्रति वर्ष 1 लाख पाउंड का निवेश किया, 1 लाख पाउंड का निवेश किया, निवेश किया, निवेश किया, ठीक है, प्रति वर्ष 1 लाख पाउंड का निवेश किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 लाख पाउंड का निवेश किया, समझे? हाँ जी, वापस बोल लेना। हमारे यहाँ किसी शिक्षा में प्रति वर्ष इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख पाउंड पर ईयर, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड पर ईयर, पर ईयर 1 लाख पाउंड का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट अगला होता है 1834 में, 1834 में आता है इंडिया एजुकेशन एक्ट, या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बोला गया है, एक्ट का नाम है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आपको यहाँ देखने को मिला है। अभी जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आपको यहाँ देखने को मिला है, इसको थोड़ा समझिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस भांति कार्य कर पाता है, किस भांति कार्य कर पाता है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, कैसे कैसे काम करता है। देखो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो था इसलिए था कि भारत में जो एग्जाम्स हैं और जो बड़े एग्जाम्स हैं, मेरे लिए क्या भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया जाए, भारत में इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया जाए, इंग्लिश एजुकेशन पर जोर दिया जाए, पर जोर दिया जाए, दिया जाए। इसको जो प्रतिपादक थे, इसलिए प्रतिपादक थे जिन्होंने बनाया, मैकॉले, इसको किसने प्रतिपादित किया? मैकॉले ने किया था, मैकॉले ने इसको प्रतिपादित किया, मैकॉले, मैकॉले ने इसको प्रतिपादित किया, किसने? मैकॉले ने, मैकॉले ने इसको प्रतिपादित किया, मैकॉले द्वारा प्रतिपादित किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था मैकॉले। अब मैकॉले क्या था? बड़ा क्रैक आदमी था, ठीक है, क्रैक आदमी कैसे? ब्रिटेन में मैकॉले कहता है कि भारत में जितना ज्ञान है, या भारत की एक किताब में जितना ज्ञान है, पूरी यूरोप की संस्कृति के सामने कम पड़ जाएगी, ये कहा मैकॉले ने। लेकिन भारत में क्या कहता है? 2 फरवरी 1835 में कि यूरोप की एक किताब भारत की संपूर्ण संस्कृति पर भारी पड़ जाएगी, ठीक है। अब इतनी बड़ी परेशानी देखने के बाद, इतनी बड़ी परेशानी देखने के बाद भारत को क्या लगा? भाई समझ इंग्लिश में मजा आएगा। मैकॉले कहता है all the culture that has been carried out in India, that is not more than a single book of Europe, so you should have to learn the English first, so after that you will have the knowledge of the world। ये कह रहा है मैकॉले, मैकॉले चिढ़ा दिया, मैकॉले की बात सब लोग मानी, और मैकॉले की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया सबने। आज की डेट में आप देखो कि एक आदमी हिंदी बोल रहा है कि हाँ उम्मीद करते हैं कि आप बड़े बेहतर होंगे और आपको सहनशीलता के तरीके से शायद सभी चीजों को समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी, कठिनाई नहीं हो रही होगी, और आपका जीवन यापन भी कुछ रहेगा यदि आप सत्य की बात पर बचते रहेंगे। तो कहा कि अरे ये तो कोई सारी बात है, और वहीं कोई what you have to understand the things and understand the educational impact so that they will have a better future and for the environment और other things। ये समझ आ रहा है, इसमें कुछ तो है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट हुआ, इसमें इंग्लिश एजुकेशन जो इंग्लिश में एजुकेट होगा उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें और जल्दी करेगी। पर इसके बाद 1854 में आता है वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट 1854 में आता है, वो भी एजुकेशन के लिए था, 1854 में आता है वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट, वुड अधिनियम, वुड अधिनियम का काम क्या था? जितने भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में इंग्लिश मैंडेटरी कर दी, हायर एजुकेशन में इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया, हायर इंग्लिश मैंडेटरी, हायर एजुकेशन, इंग्लिश मैंडेटरी, मैंडेटरी इन
हायर एजुकेशन इंग्लिश मैंडेटरी इन हायर एजुकेशन यानी उच्च एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है 1854 याद रखिएगा। ओके इसके बाद मैंने क्या बताया, हाँ अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, अंग्रेजी अनिवार्य कर दी, अनिवार्य कर दी, अंग्रेजी अनिवार्य, भाई हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी अनिवार्य होगी, ये बात यहाँ पे डिसाइड कर दी जाती है। ठीक है लेकिन एक और आता है आपका वो चर्चा होती है, बहुत प्रश्न आता है, एग्जाम में आता है और लोग उसका सही आंसर नहीं कर पाते, वो भी आता है 1882 में, दैट वाज हंटर कमीशन, 1882 में आता है कोई हंटर कमीशन, क्या आया था हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन आया था। अब हंटर कमीशन जरूरी क्यों है, पूछा जाता है हंटर कमीशन क्यों आया था, हंटर कमीशन आया क्यों था, भाई हंटर कमीशन इसलिए आया था सो दैट कि वो वुड डिस्पैच अधिनियम को निरूपित कर सके, देख सके वुड डिस्पैच सही है नहीं, तो हंटर कमीशन आने के पीछे सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव वो यही था, यह वुड्स अधिनियम की जांच करने के लिए आया था कि वुड्स अधिनियम ठीक से लागू हुआ है या नहीं, तो वुड्स अधिनियम की जांच के लिए आया था, वुड इंस्पेक्शन ऑफ वुड्स एक्ट, इंस्पेक्शन ऑफ वुड्स एक्ट, जो वुड्स एक्ट आता है वुड्स एक्ट उसके लिए आया है। तो इनकी वजह से भारत के अंदर शैक्षणिक प्रभाव काफी कुछ चलिए पड़े, तो आपसे कोई पॉइंट पूछा जाएगा, मुझे लगता है आपसे किसी में भी तो बात होगी, ठीक है आप इसे कर लोगे, ऐसा नहीं बोलोगे अच्छा नहीं होगा, आप सभी याद रखो, ठीक है याद रखो। अब आर्टिकल परिवर्तन की बात करें, आर्टिकल परिवर्तन किस प्रकार से पढ़ें, आर्टिकल परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन को बांधने वाला समझते हैं, ठीक है लेकिन परिवर्तन क्या होगा, क्रांतियां होंगी, बड़ी क्रांतियां होंगी, जैसे आपका भील आंदोलन होगा, ये मुंडा आंदोलन होगा, हुक्का आंदोलन होगा, 1857 की क्रांति होगी, तो सब होंगे, ठीक है नोट करो नोट करो फटाफट से। ठीक है मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, नाउ आई एम मूविंग फर्दर और मैं देखता हूं इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, इंपैक्ट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा हूं, आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा हूं, आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इंपैक्ट या आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा हूं। अभी इकोनॉमिक इंपैक्ट या आर्थिक प्रभाव देखिए बताइए, देखो इकोनॉमिक इंपैक्ट में सबसे पहले भारत में ब्रिटिशों ने तीन प्रकार की, भारत में ब्रिटिशों ने तीन प्रकार की कर प्रणाली को लागू किया, तीन प्रकार की कर प्रणाली को लागू किया, कर प्रणाली को लागू किया, लागू किया, एनफोर्स्ड थ्री टाइप ऑफ टैक्सेशन, ब्रिटिश imposed three types of taxation, three types of taxation, तीन तरीके के टैक्सेशन को ब्रिटिशर्स के द्वारा इंपैक्ट किया जाता है यहाँ पर। अब तीनों ही तरीकों को समझिए कौन कौन से, सबसे पहले जमींदारी प्रथा, पहली तो थी जमींदारी, दूसरी थी मालवाड़ी, तीसरी थी रैयत वाली, तो फटाफट जमींदारी रैयत वाली मालवाड़ी, जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा जमींदारी प्रथा जमींदारी जमींदारी ठीक है, उसके बाद रैयत वाली, रैयत वाली उसके बाद महलवाड़ी, महलवाड़ी, ये तीन अलग अलग सिस्टम यहाँ पर इनका क्या प्रभाव है हम देखते हैं, तो दैट इज नोन एज जमींदारी, जमींदारी दैट इज रैयत वाली, रैयत वाली दैट इज नोन एज महलवाड़ी, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि कैसे काम करती है। अब जमींदारी जो सिस्टम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैसे शुरू हुआ, तो 1792 में 1792 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने शुरू किया, दोबारा शुरू किया, इसमें शुरू किया 1792 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया। क्या होता है इसमें, लोगों से क्या लिया जाता था, ब्रिटिश एक जमींदार बनाएंगे उसको गांव देंगे पूरा, ठीक है एक जमींदार को पूरे गांव की भूमि दे देंगे, ओनर बनाएंगे फिर उसे कहेंगे कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करके हमको, इसमें क्या था ऐसा क्या होता है, ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार एक जमींदार नियुक्त करती थी, एक जमींदार नियुक्त करती थी, एक जमींदार नियुक्त करती थी, जमींदार नियुक्त करती थी, जमींदार नियुक्त करती थी, ब्रिटिश सरकार एक जमींदार नियुक्त करती थी, एक जमींदार नियुक्त करती थी, ठीक है नियुक्त करने में कहानी। अब ब्रिटिश सरकार जो भी जमींदार नियुक्त करती थी उसको गांव का मालिक बनाती थी, उसको गांव की भूमि सौंपती थी, गांव की भूमि सौंपती थी, गांव की भूमि सौंपती थी, सौंपती थी और पूरे पूरे गांव का कर उस जमींदार से लिया जाता था, और पूरे गांव का कर, पूरे गांव का कर जमींदार से लिया जाता था, जमींदार से लेते थे, जमींदार से, ठीक है इसको नेक्स्ट वीक समझना, ये वाला मुझे बता पड़ेगा कि इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है चलो कोई कोशिश करता हूं, ठीक है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट जमींदार, he make him owner of whole village and took tax from जमींदार for the entire village, ठीक है तो इसमें तेरी बनानी पड़ेगा, इसको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है जमींदारी प्रथा, इसको लिखते हैं जमींदारी प्रथा, अभी समझ में आएगा जमींदारी सिस्टम, ये पहला है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये था जैसे यहाँ पे हो जाएगी ब्रिटेन, यहाँ हो जाएगी ब्रिटेन, यहाँ हो जाएगा जमींदार, यहाँ हो जाएगा जमींदार, जमींदार और यहाँ हो जाएगा गाँव के लोग, गाँव के लोग, गाँव के लोग होते हैं, तो अब जो टैक्स होता है टैक्स रुपए क्या टैक्स होता है वो पहले जाते थे जमींदार के पास, जमींदार उसको ब्रिटिश सरकार देता है, ये था टैक्स, ठीक है इसमें जमींदार क्या करता है, जमींदार को क्या फायदा होता है, जमींदार 1/11 हिस्से खुद रखता था, खुद रखता था, जो जमींदार था वो 1/11 हिस्से खुद रखता था, 10/11 ब्रिटिश को देता था, ब्रिटेन को देता था, ब्रिटेन देता था, तो इस वजह से इसमें जमींदार 4 लोगों से ज्यादा देता था, बीच में अपना भी मारता था, ये तो ऑफिशियल पैटर्न ऑफिशियल मारेगा, क्लियर है, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इसमें लोगों का रेट ऑफ टैक्स क्या था, आरओटी, इसमें लोगों का रेट ऑफ टैक्स क्या था, कर की दर क्या थी, 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 कर की दर इसमें क्या देखने को मिलती थी, लोगों को कर की दर देखने को मिलती थी 33% से लेकर या 50% से लेकर 50%, 1/2 से लेकर 2/3, 1/2 से लेकर 2/3 यानी 50% भी हो सकती है या 66% भी हो सकती है, तो ये बड़ा खतरनाक लेवल का बहुत ह्यूज टैक्स होता था, ठीक है क्या रहेगा। दूसरा जमींदारी प्रथा कहां पर लागू थी, कहां लागू थी, कहां लागू थी, कहां लागू थी, कहां लागू थी, वेयर इट वाज इंपोज्ड, ये लागू थी बंगाल, बंगाल क्षेत्र में लागू थी। अब ये जो चीज थी कांग्रेस ने शुरू की और कांग्रेस को इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है इसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है और इतना ज्यादा फायदा हुआ कांग्रेस को कि कांग्रेस ने इसको क्या करके इसको परमानेंट करने के बारे में सोच लिया, परमानेंट करने के बारे में सोच लिया कि मैं इसको परमानेंट करूंगा, ठीक है परमानेंट करूंगा और इसी वजह से इसी प्रथा को 1793 में कांग्रेस ने स्थायी बंदोबस्त नाम दिया, स्थायी बंदोबस्त नाम दिया, नाम दिया, तो ब्रिटिश ने इसको क्या नाम दिया, स्थायी बंदोबस्त, दैट मींस परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया, परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया, ठीक है परमानेंट सेटलमेंट नाम दिया, चलिए क्लियर चलिए याद रखें सिविल्स वगैरह के लिए अगर मैं यहाँ पे पढ़ा होगा सिविल्स के बारे में तो मैं इस जमींदारी प्रथा के अंदर या स्थायी बंदोबस्त के अंदर मैं आपको एक अधिनियम और बताता हूं, उसको सूर्य अधिनियम या फिर उसको जमींदारों का जमींदार अधिनियम, तो क्या हुआ ये जमींदारों ने और जमींदार शुरू कर दिया, वो क्या ब्रिटिश से जमींदार और जमींदार रखे, ठीक है उसको ज्यादा बोली लगाएगा उसको ज्यादा काम मिलेगा, तो अब ये अपना कर लिया वो अपना कर लिया तो वहां तक पैसा इसको छोड़ के सवाल लोगों का, ठीक है सबसे बड़ा ठीक है चलिए फटाफट नोट आगे बढ़ते हैं और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं आपको ये कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है नोट आगे बढ़ते हैं, अगली जो योजना है भैया भैया सोचें लेकिन कमेंट नहीं आ रहा हमारा आपको तो टेंशन नहीं आपको समझ, ठीक है बस समझ आप क्या करोगे वो टेंशन मत, ठीक है यहां पे लॉजिक लेने बात है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, तो ये लीजिए अगला सवाल क्या मार गया, ये लीजिए सवाल नहीं है इसमें अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अब आप ये जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम ऐसा था, ठीक है जमींदारी सिस्टम ऐसा था जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा था ये बंगाल क्षेत्र में, तो पूरा भारत में ऐसा हर जगह अलग अलग सिस्टम चल रहा है, ठीक है चलो चलो अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी ये भारत की दूसरी क्षेत्र चल रहा है, महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम क्या वो महलवाड़ी सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब महलवाड़ी सिस्टम क्या बात है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 से 50 होता था, 33 से 50 होता था, 33 से 50 ठीक है इसको स्टार्ट किसने किया, स्टार्ट 1822 में
हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया, हॉल्ट मैकेंजी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, हॉल्ट मैकेंजी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया और 1833 में विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया, विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया, इसको लागू किया 1833 में। बात को समझो, बात महल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज, महल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, फैमिलियों का एक ग्रुप होता है, वो होता है फैमिलीज, महल बोलते हैं। अच्छा, ये लागू होता है, बहुत स्पेसिफिक जगह पे लागू होता है, जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में लागू होता है। ये किस क्षेत्र में लागू होता है? क्षेत्र कौन सा है सर? राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये पंजाब, इन क्षेत्रों में लागू होता है, यानी उत्तर भारत में कुल मिला के उत्तर भारत में लागू, उत्तर भारत में लागू। इस वजह से इसमें होता क्या था? इसमें होता ये था कि पूरी आसपास का पूरा परिवार, जैसे हमारा है, तो जितने भी राणा होंगे हमारे आसपास के, उन सभी राणाओं का टैक्स कोई एक आदमी रख के भराएगा, पूरे ग्रुप का। तो इसमें महल सिस्टम ऐसे काम करता था कि एक विशेष क्षेत्र में कोई जमींदार नहीं होता था, उसमें आपस में एक क्लैन के पूरे बंदे उसको मतलब टैक्स को भराते थे, ऐसे होता था। नेक्स्ट सिस्टम होता है ये सिस्टम। अच्छा, आपने ये सोचो कि सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? सबसे ज्यादा शोषण कौन होगा? उससे का महल वाली होगा, और सबसे कम होगा इसका। इसीलिए 18 शताब्दी में देखोगे तो दक्षिण भारत से लोग नहीं आए, दक्षिण भारत से लोग नहीं आए। ये तो नाम याद कैसे बात करते हो? हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब इसमें समझिएगा, अगला सिस्टम आपको देखने को मिलता है, कौन सा? रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत वाणी। और रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है फार्मर, रैयत का फार्मर, किसान। अब थोड़ा बात सुनो, ये मद्रास में लगा था, मद्रास में, एरिया मद्रास, टैक्स बहुत कम है, टैक्स रेट 10% से 30%, तो बहुत कम है। और इसमें बीच में कोई वो भी नहीं था, बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं था जो बीच में आता हो, ठीक है, चलिए, जैसे मतलब कोई दलाल नहीं था, कोई जमींदार नहीं था, तो सीधा जाके ब्रिटिश के पास टैक्स देता था, तो ऊपर की जो कमाई है इधर पैसे जाकर वो चलाते, ठीक है। अब जो रैयत वाली है उसके बारे में समझिए, अब रैयत वाली है उसके बारे में समझिए, ठीक है। और रैयत वाली समझने की कोशिश करता हूँ कि रैयत वाली है उसके बारे में जो टैक्स था वो सीधा ब्रिटिश को जाता था। कर्नल रीड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, कर्नल रीड, टॉमस मुनरो, दोनों नाम है, कर्नल रीड, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। कर्नल रीड ने इसको मद्रास के 12 महल स्टार्ट किया था, मद्रास के 12 महल क्षेत्र में, मद्रास के 12 महल क्षेत्र में, 12 महल एरिया में क्षेत्र में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब कर्नल रीड ने 1792 में स्टार्ट किया था, कर्नल रीड ने इसको स्टार्ट किया था इसमें 1792 में। और टॉमस मुनरो ने 1820 में स्टार्ट किया था, टॉमस मुनरो, मुनरो ने 1820 में स्टार्ट किया, ठीक है। दक्षिण भारत में स्टार्ट किया, जहाँ ब्रिटिश का कब्जा था वहाँ इसको लागू कर दिया गया, जहाँ ब्रिटिश का कब्जा था वहाँ इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। फटाफट बड़े लेवल पर आप समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? टैक्स को जाता था, फार्मर इसी का टैक्स को देते थे ब्रिटिश को, ब्रिटेन के एक ऑफिसर, ब्रिटेन का ऑफिसर होता था, ठीक है, जिसको देते थे जो है कलेक्टर, कलेक्टर को देते थे, ठीक है। किसान जो है टैक्स को देते थे, टैक्स कलेक्टर को देते थे, ठीक है। अब आपकी कमेंट देखिए, अभी जैसे हमने नोट किया उसके बारे में अब बताइए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो चीजें हैं, अनुष्का बेटा मांझा, हाँ, गुड इवनिंग, आप कमेंट बताओ, बताइए, कमेंट हो गया? तो भाई ये था आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यहाँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। बाकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो वही था, मैं आपको पहले बता रहा था कि कैसे कैसे राज्य होंगे। अभी प्रभावों के कारण विद्रोह हुए हैं, विद्रोह, उन विद्रोह की बात करेंगे कल क्लास में। आज की बात ये नहीं करेंगे। मनीषा सोलंकी का कहना है कि कितने बच्चे हैं बेटा, क्या हुआ मुझे, क्या करोगे बच्चों के अंदर, क्या बता रही हैं? अरे हाँ भैया, कल दिन जरूरी था क्या बेटा? करनी थी तो कोड़े बजा देते, कोड़े, समझ गए? अंटर प्रणाम भैया, मुझे प्रणाम, समझ गए भाई। अब कमेंट देंगे आप, आज शाम वाली क्लास नहीं है, ठीक है आज, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमारा, ठीक है। इसके आगे की कहानी को कल हम देखते हैं कि इन प्रभावों की वजह से भारत में क्या क्या विद्रोह हुए। तो कल हम बात करेंगे विद्रोह की, एक इंटरनेशनल मूवमेंट आएगा, इसके बाद इंटरनेशनल मूवमेंट बस अभी बस विद्रोह पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मूवमेंट बस इसका इंटरनेशनल मूवमेंट आराम से साइंस भी होगी, सब होगा, सब होगा। कल किरदार होती है वरना परछाई का क्या लिखा है आपने, क्या बोल गया सर? YouTube पर कंप्यूटर क्लास करेंगे, हां YouTube पर कंप्यूटर चलाना है, क्लास कौन सा है वो आप 6 बजे देखिएगा, एग्जैक्ट 6 बजे साउथ इंडिया का एग्जाम, ठीक है। अब तक आपने सिर्फ लुमिनास देखा होगा, लेकिन आज उनको देखना जिन्होंने पूरे साउथ इंडिया को डांस करा दिया, सिर्फ इंडिया को नहीं विदेशों के ऊपर उन्होंने कब्जा करा, मजबूत आ जाए जरूर देखिएगा शाम को 6 बजे जीत इंस्टाग्राम पर, जो कि आपका इंस्टाग्राम है। मैं बस ये आपके साथ चला देता हूं, ठीक है। और बस ये लगा आने तो चार्ज नहीं है, कैसे बताऊं? अरे लाल, ठीक है, सब वगैरह बताया। अब अगली आपसे पूछें आप, कदर किरदार की होती है वरना कद तो परछाई का होता है, बस वाह बस उन्हें तो शिफ्ट नहीं करते, मतलब ये मानो कि ऐसी कहानी आपको गांधी जी ने सुनाई थी, आप आज सुना रहे हो, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो अब हम कर लेते हैं, सब बढ़िया था, सब बढ़िया, ओके, बढ़िया, बढ़िया क्लास, ओके, ओके।